हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रस्ट स्टडी पॉइंट में। और हम मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है। उसी को कंटिन्यू करेंगे आज भी। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था स्थितिज ऊर्जा के बारे में, ठीक है। उसी के साथ हमने संरक्षी बल की ऋणात्मक प्रवणता के रूप में देख लिया उसको, ठीक है। और हमने संरक्षी बल का कर्ल भी देखा, ठीक है। फिर हमने देखा कि रेखीय प्रत्यानयन बल भी क्या होते हैं, संरक्षी बल होते हैं, और उसको किस प्रकार हमने डिराइव भी कर लिया था। आज की जो हेडिंग है हमारी वो है यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी। तो यांत्रिक ऊर्जा होती क्या है? तो किसी कण की गतिज तथा स्थितिज ऊर्जाओं का योग उसकी क्या कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। यानी किसी कण की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो योग है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है उसकी यांत्रिक ऊर्जा, है ना। अब संरक्षी बल की उपस्थिति में क्या होगा कि जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है वो बराबर किसके होगा? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के, है ना। अगर संरक्षी बलों की बात करें तो संरक्षी बल की उपस्थिति में क्या हो जाएगा? डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा के होगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा? डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये क्या हो जाएगा? के प्लस यू बराबर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। कांस्टेंट क्या होता है? और उसी कांस्टेंट को हम कहते हैं ई, जो कि इसकी टोटल मैकेनिक ऊर्जा है ना, के प्लस यू। तो इसका कहने का मतलब ये है कि संरक्षी बल में जो कि उसकी यांत्रिक ऊर्जा है ना वह संरक्षित रहती है ना। यांत्रिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब बात करें अगर असंरक्षी बलों की, तो असंरक्षी बलों में यांत्रिक ऊर्जा में संरक्षण होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन उसकी टोटल ऊर्जा है उसमें संरक्षण रहता है। ऊर्जा संरक्षित रहती है ना। ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। ब्रह्मांड में जितनी ऊर्जा वह उतनी ही रहेगी। ना ही हम ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम उसको नष्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं हम सिर्फ यांत्रिक ऊर्जा की। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? सिर्फ स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा दोनों की। इसके अलावा ऊष्मीय ऊर्जा, जैसे कि फ्रिक्शन में भी ऊष्मा ऊर्जा के रूप में भी अलग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित नहीं रह पाती है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि असंरक्षित बलों में ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। ऊर्जा संरक्षित रहती है, सिस्टम की निकाय की पूरी ऊर्जा संरक्षित रहती है, लेकिन यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहना यह अनिवार्य नहीं है। अब एक कथन है या फिर इसको प्रमेय मान लीजिए, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसको हम देख लेते हैं कि यदि किसी निकाय की यांत्रिक ऊर्जा, यदि किसी निकाय की यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है तो निकाय पर कार्यरत बल संरक्षी होगा, ठीक है। यह कथन है। कथन दे रखा है हमें कि यदि किसी निकाय की यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है तो उस पर कार्यरत बल संरक्षी होगा। हमें क्या करना है? इसको सिद्ध करना है। हम देखेंगे कि क्या यह सच बात है कि किसी निकाय में अगर यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है तो उस पर जो कार्यरत बल संरक्षी बल होगा। तो इसको डिराइव करेंगे हम। तो कथन के अनुसार हमें दे रखा है के प्लस यू इजिकल्स टू ई, जो कि क्या होगा? कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा उसकी यांत्रिक ऊर्जा, है ना। अब इसको क्या करेंगे? इसको हमने क्या कर दिया कि टी के सापेक्ष इसका अवकलन कर दिया। तो ये क्या हो गया? के प्लस यू बराबर हो गया 0, ठीक है। अब गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा के इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर,
किसी कारण के लिए, है ना। तो इसका मान रख दिया अगर हम d/dt हाफ एम वी स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू क्या होगा 0, है ना। अब इसका हमने समाकलन कर दिया, अवकलन सॉरी, इसका अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, m बाहर हो जाएगा, वी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2v, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया v डॉट अंदर क्या हो जाएगा v का dv/dt प्लस du/dt बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको हम दे दिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ये जो du/dt है इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, सदिश रूप में अगर कन्वर्ट करेंगे तो du/dt को हम ऐसे भी ले सकते हैं, क्या हो जाएगा du/dx डॉट dx/dt, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ से dx से dx कैंसिल हो जाएगा, वापस क्या हो जाएगा dt प्लस y के रूप में रखेंगे तो dy डॉट dy/dt प्लस डेल u/del z z/dt, ठीक है। ये इसका आगे, इसको हमने दे दी इक्वेशन नंबर 2। अब इनको सदिश रूप में रखेंगे तो इसको क्या कर देंगे, अलग अलग करके इसको सदिश रूप में रख देंगे तो ये हो जाएगा du/dt इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा आई कैप प्लस du/dy जे कैप प्लस du/dz के कैप, ठीक है। और इसके गुणा में लिख देंगे किसको dx/dt आई कैप प्लस dy/dt जे कैप प्लस dz/dt के कैप, ठीक है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, वापस ये सेम टर्म आ जाएगी क्योंकि आई कैप 1 हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सदिश रूप में। अब सदिश रूप में लिखने के बाद ये जो टर्म है ये क्या हो गई, देखिए डेल यू, है ना, ये डेल की वैल्यू है, यू इसमें कॉमन ले सकते हैं हम, यू बाहर हो जाएगा तो ये डेल यू हो जाएगा। तो डेल यू डॉट में ये क्या हो जाएगा dx/dt में हम इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं अपन d/dt, है ना, d/dt अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये अंदर बच गया, d/dt हमने बाहर ले लिया कॉमन। ये क्या है टोटल r स्थिति सदिश, तो dr/dt क्या होता है वेग, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा u डॉट v, है ना। तो फाइनल हमारे पास क्या आ गया du/dt इज इक्वल्स टू डेल यू डॉट वी, ये हमारे पास आ गई, जिसको हम दे दिए इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इक्वेशन 3 का मान इक्वेशन 1 में रखेंगे, ये जो du/dt इसका मान अगर 1 में रख देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से सॉल्व करने पे m डॉट वी, ठीक है, dv/dt प्लस में क्या रख देंगे डेल यू डॉट वी बराबर क्या हो जाएगा 0, दोनों में v कॉमन है, v कॉमन ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा m dv/dt प्लस डेल यू, यहाँ से क्या आ जाएगा v कॉमन बाहर आ जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से v को 0 हो जाएगा तो m dv/dt प्लस u इज इक्वल टू 0, dv/dt क्या होता है, dv/dt क्या होता है a के बराबर होता है तोरण, ठीक है। तो ये क्या हो गया m a इज इक्वल टू माइनस, इसको मैंने बाहर भेज दिया, m में क्या होता है फोर्स, है ना, f इज इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस डेल यू। ये किसकी परिभाषा हुई, ये परिभाषा हमारे सामने आ गई संरक्षी बल की परिभाषा। संरक्षी बल क्या होता है, संरक्षी बल होता है स्थितिज ऊर्जा के ऋणात्मक प्रवणता के बराबर, ठीक है। यू यहाँ पे क्या स्थिति ऊर्जा, तो यहाँ से ये क्या हो गया संरक्षी बल है ना। अतः हमने सिद्ध कर दिया कि यदि किसी निकाय में उसकी आंतरिक ऊर्जा संरक्षित रहती है तो उस पर जो कार्यरत बल होता है वो क्या होता है संरक्षी बल होता है, ठीक है। इस प्रकार हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, हो गया इतनी बात। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर।
नेक्स्ट हेडिंग है गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा तथा गुरुत्वीय विभव। अब हम देखेंगे कि गुरुत्वीय क्षेत्र में उसकी स्थितिज ऊर्जा और गुरुत्वीय विभव क्या होगा। ठीक है, तो गुरुत्वीय बल कौन सा होता है? न्यूटन के नियम से हम जानते हैं कि यदि कोई दो द्रव्यमान m1 m2 r दूरी पर रखे हो तो बल किसके समानुपाती होता है? m1 गुणा m2 के और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, यहाँ से अगर हम बराबर रखेंगे तो एक कांस्टेंट आता है m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, इसके g की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से g बराबर क्या होता है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर इसकी यूनिट होगी। इसको अगर सदिश रूप में रखें तो f बराबर क्या होगा? माइनस जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर r कैप। माइनस कैसे है यहाँ पे? क्योंकि देखिए ये जो डिस्टेंस है दूरी की, ये डिस्टेंस r इस तरफ है लेकिन बल किस तरफ लगता है? इस तरफ, r कैप माइनस r कैप के, है ना। अगर इसको हम यहाँ पे माइनस न रख के यहाँ पे भी लिख सकते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा? इसकी दिशा, और ये बल का मान हमारे पास आ गया, है ना। तथा अब इस गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय क्षेत्र। ठीक है, गुरुत्वीय बल के कारण जो आसपास का उत्पन्न क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। अब गुरुत्वीय बल क्या होता है? ये एक तो केंद्रीय होता है ना। केंद्रीय होने के साथ साथ यह संरक्षी भी होता है। गुरुत्वीय बल केंद्रीय बल भी होता है और संरक्षी बल भी होता है। अब इसकी तीव्रता की देखें, अगर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, तो तीव्रता क्या होती है कि किसी एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला बल उसकी क्षेत्र की क्या कहलाती है? तीव्रता कहलाती है ना। अगर m, कोई भी m का मान हमने 1 ले लिया, ठीक है, फिर उस पर हम बल निकाल दें तो वह बल क्या कहलाएगा? वह उसकी तीव्रता कहलाएगी। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं हम। गुरुत्वीय तीव्रता को अगर eg से दर्शाएं हम, ठीक है, ये इंटेंसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस जी एम गुणा 1। किसी एक मास का मान हमने एकांक रख दिया नहीं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर आर कैप, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ये हो गया इसकी तीव्रता का मान। ठीक है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट स्थितिज ऊर्जा देख लेते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र की स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम बल को देख लेते हैं। तो संरक्षी बल क्या होता है? बल क्या होता है? F इज इक्वल्स टू माइनस डेल यू, है ना। स्थितिज ऊर्जा बल में ये संबंध होता है। बल हमारे पास क्या है? मौजूद है गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल का मान हमारे पास कितना है? ठीक है, इसको थोड़ा और सरल रूप में लिखें तो कह सकते हैं डी यू अपॉन डेल आर, है ना। आर स्थिति है और आर कैप हो जाएगा इसकी दिशा में। अब यहाँ से बल का मान रख देंगे तो माइनस जी m1 m2 अपॉन क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? माइनस डेल यू अपॉन डेल आर, है ना। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से डेल यू बराबर क्या आ जाएगा? डेल यू बराबर आ गया जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी आर। अब ये डेल है, डेल को हटाने के लिए क्या करेंगे? समाकलन कर देंगे। तो समाकलन कर देंगे, और हम जानते हैं कि गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा किसी रेफरेंस पॉइंट के अलोंग देखते हैं, और वह रेफरेंस पॉइंट हम क्या लेते हैं? अनंत। ठीक है, अनंत पर स्थिति ऊर्जा क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ से u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी से लेके r तक जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी आर। किसी r स्थिति पर हम स्थिति ऊर्जा निकाल लेंगे। रेफरेंस पॉइंट हमने कौन सा ले लिया? इन्फिनिटी। ठीक है, अनंत। इतना हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से u बराबर माइनस जी
M1 M2 तो क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, बच्चा के अंदर 1/r² है ना। इसका समाकलन क्या हो जाएगा, 1/r और लिमिट क्या लग जाएगी, इन्फिनिटी से लेके r तक। यहाँ से u बराबर क्या हो गया, -G m1 m2/r। ये होगी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, हमारे पास गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का भी मान आ गया। नेक्स्ट अब देख लेते हैं गुरुत्वीय विभव। तो गुरुत्वीय विभव क्या कहलाता है, एकांक द्रव्यमान को अनंत से किसी बिंदु तक गुरुत्वीय बल के विरुद्ध लाने में जो कार्य किया जाता है ना, वही उसका क्या कहलाता है, गुरुत्वीय विभव। या फिर गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर गुरुत्वीय जो स्थिति ऊर्जा है, किसी एकांक मास की स्थिति ऊर्जा अगर निकालें तो वो उसका विभव कहलाता है ना। ये दो प्रकार से इसकी परिभाषा हो सकती है। तो अगर विभव की बात करें तो विभव क्या कहलाता है, Vg है ना। Vg बराबर हो जाएगा -Gm गुणा 1/r। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, -Gm/r। ये क्या होगा इसका, हमने एकांक मास की क्या निकाली, स्थितिज ऊर्जा, और वही क्या होगा, उसका विभव होगा। यानी अनंत से अगर हम किसी बिंदु को क्षेत्र के विरुद्ध लाने में जो कार्य किया जाता है ना, वही उसका विभव कहलाता है। अब अगर इसका हम समाकलन कर दें यहाँ से, Vd/dr बराबर क्या हो जाएगा, -Gm/r हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, Gm/r²। ठीक है, r का -1 बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, r² बच जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास r²। अब अगर ये देखें आप, तो ये क्या है, देखिए यहाँ से -e के बराबर है ना, ये क्या हो जाएगा, -Eg। ठीक है, तो -Eg, यहाँ से e गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या हो जाएगा, -ΔV/r को क्या लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया, इन दोनों में संबंध आ गया। अर्थात गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता गुरुत्वीय विभव के ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होती है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ग्रेड ऑफ गुरुत्वीय विभव। ये इन दोनों में भी संबंध आ गया। ठीक है, ये भी याद रखने की चीज़ है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनको मैंने समझा दिया आपको कि किस प्रकार से डिराइव होगी, और हमारे पास डायरेक्ट सिर्फ फॉर्मूले आ गए। तो ये तो हमने बात कर ली गुरुत्वीय क्षेत्र की। नेक्स्ट बात करते हैं विद्युत क्षेत्र में स्थिति ऊर्जा, है ना। गुरुत्वीय क्षेत्र के बाद विद्युत क्षेत्र की भी हम देख लेते हैं, स्थिति ऊर्जा, उनका विभव और सब चीज़ें। नेक्स्ट हेडिंग है विद्युत क्षेत्र में स्थिति ऊर्जा। विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। तो विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल कौन सा होता है, कूलॉम का नियम से हम जानते हैं कि ये Q1 Q2 अगर r दूरी पर रखे हो तो बल Q1 Q2 के तो समानुपाती और r² के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यहाँ से F बराबर क्या आ जाएगा, K कांस्टेंट आ जाएगा, और इस K का मान हम 1/4πε0 = 9 × 10⁹ है ना, 9 × 10⁹ रख देते हैं। और यहाँ पे ε0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये K का मान हो गया, ये F हो गया। अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये r कैप में इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये तो हो गया इसका बल का मान। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लेते हैं। तो किसी एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, है ना। E = क्या हो जाएगा, F/Q0। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है कि Q क्या होना चाहिए, Q बहुत ही छोटा होना चाहिए। अब अगर F का मान रखें
तो ई बराबर क्या हो गया 1/Q0 के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से E इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ये आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। ये क्या होता है हमेशा सदिश राशि है ना, तीव्रता हमेशा सदिश होती है। और इसका मात्रक क्या होगा न्यूटन पर कूलाम, बल न्यूटन और आवेश कूलाम में। तो ये तो आगे इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। अब देख लेते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा, है ना। ये सब चीजें तो आप 12th में पढ़ चुके होंगे। अब स्थितिज ऊर्जा के लिए हम जानते हैं कि F बराबर क्या आ गया हमारे पास Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, है ना। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा ठीक। वही संरक्षी बल क्या होता है स्थितिज ऊर्जा के ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होता है ना। यहाँ से F बराबर क्या हो जाएगा माइनस डेल यू अपॉन डेल आर आर कैप। बल का मान रख देंगे, क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इज टू माइनस डेल यू अपॉन डेल आर। यहाँ से डेल यू बराबर क्या हो जाएगा माइनस Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी आर। ठीक है, सेम वही रेफरेंस पॉइंट क्या लेंगे हम इन्फिनिटी लेंगे, है ना। उस पर स्थिति ऊर्जा क्या होती है 0 होती है। यहाँ से U बराबर क्या हो जाएगा U बराबर हो जाएगा इन्फिनिटी से लेके R कोई बिंदु है ना, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी आर। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब इसका क्या कर देंगे हम समाकलन कर देंगे। तो समाकलन करने पे यू आर बराबर क्या हो जाएगा Q1 Q2 तो बाहर हो जाएंगे माइनस, है ना। अंदर क्या बच जाएगा समाकलन में 1/R, ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी से लेके R तक, है ना। R हो जाएगा ये आर स्क्वायर, ये माइनस में हो जाएगा इसलिए ये वापस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 1/R स्क्वायर क्या होगा माइनस, अगर 2 होगा तो माइनस हो जाएगा। 1/R स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा R की पावर -2 -2 + 1 अपॉन क्या हो जाएगा -2 + 1, नीचे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा ना, इसलिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ से यू आर बराबर हमारे पास आ गया Q1 Q2 अपॉन आर। ये हो गया वैद्युत स्थैतिक ऊर्जा का सूत्र, वैद्युत स्थैतिक ऊर्जा। ठीक है, ये भी आ गया। अब नेक्स्ट इसके बाद बात करें विद्युत विभवांतर की। तो विभव क्या होता है विभव, वही किसी बिंदु को अगर हम अनंत से किसी बल के विरुद्ध लाते हैं तो जो कार्य होता है वही उसका क्या कहलाता है विभव कहलाता है ना। विभवांतर ही लेते हैं हम हमेशा, क्योंकि हम अनंत पे जो विभव है और उस बिंदु पर जो विभव उसका हम अंतर लेते हैं। अनंत पर विभव हमने शून्य मान रखा होता है। ठीक है, तो विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर, तो विद्युत विभवांतर क्या हो जाएगा अगर हम किसी ए से बी बिंदु तक की बात करें, है ना, ए से लेकर बी तक, तो वो जो कार्य होता है वो क्या होगा ई डॉट डी आर, है ना, विद्युत क्षेत्र डॉट डी आर बल हो गया। ठीक है, यहाँ से वी ए माइनस वी बी इसको हम लिख सकते हैं बराबर क्या होगा ए से लेके बी तक ई डॉट डी आर। अब अगर रेफरेंस पॉइंट को हम क्या लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा अनंत हो जाएगा, है ना। ये यहाँ से वी बी माइनस वी ए, सॉरी ये तो उल्टा ले लिया, ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। अब रेफरेंस पॉइंट को अगर हम इन्फिनिटी लें तो वहाँ पे वी इन्फिनिटी भी क्या होता है 0 होता है। यहाँ से वी पी, कोई किसी पॉइंट पी पर अगर बात करें हम डायरेक्ट, तो वी पी बराबर क्या हो जाएगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से लेके पी तक इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना, ई डॉट डी आर। इसका जनरल फॉर्मूला आ गया, है ना। किसी बिंदु पी पर अगर हमें विभव निकालना है, ये क्या है विभव का मान है, इन्फिनिटी रेफरेंस पॉइंट ले लिया तो ये किसी बिंदु पी का विभव आ गया हमारे पास, है ना। ये क्या है विभव, और वो कितना होगा इन्फिनिटी से लेकर पी तक इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। अब ई का मान हमारे पास है ना, तो ई का मान रख देंगे।
ई का मान अगर हम रख दें तो यहाँ से वी आर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू तो हो जाएगा बाहर, है ना, के क्यू क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, इन्फिनिटी से लेके आर तक आर टू द पावर -2, है ना, डी आर 1/r² बचा केवल, तो वहाँ से हो जाएगा। ठीक है, वी आर इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 1/r बच जाएगा, और वी आर हमारे पास आ गया विद्युत विभव। विद्युत विभव, विभव क्या होती है, अदिश राशि होती है ना, यह अदिश राशि होती है, अदिश, और इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, अदिश राशि होती है और इसका मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, ये तो बात हो गई विद्युत विभवांतर और विभव की। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम ई और वी में संबंध देखें तो ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वी क्या है, विभव में संबंध। तो संबंध की बात करें तो वी हमारे पास क्या आया, वी बराबर है हमारे पास के क्यू बाई आर, है ना, इसको क्या करेंगे, डी वी अपॉन डी आर, आर के सापेक्ष, तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, माइनस आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, क्योंकि 1/r का अवकलन क्या होता है, -1/r²। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, डेल वी, है ना, क्योंकि यहाँ पे डेल क्या होता है, डेल होता है डेल अपॉन डी आर, है ना, अगर अक्स के कॉमा टर्म में ले तो अक्स हो जाएगा, वाई के में वाई हो जाएगा, जेड के में जेड हो जाएगा, यहाँ पे हम पूरा एक स्थिति सदिश ले रहे हैं तो ये आर दूरी पर हो जाएगा, और वो दूरी हमें पता नहीं है कि एक्स में है, वाई में है, जेड में, तीनों में भी, किसी में भी हो सकता है, इसलिए हम डायरेक्ट आर ले रहे हैं। आर डेल वी हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डायरेक्शन आर कैप, है ना। अब के क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्या है, ई का मान है ना, ये इतना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इतना के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना, तो यहां से ई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डेल वी। ये इन दोनों में क्या आ गया, संबंध आ गया, अर्थात विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव का ऋणात्मक ग्रेडियंट होता है, माइनस ग्रेड ऑफ वी। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र, और ये है विद्युत विभव। ठीक है, तो आज का वीडियो में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमेना देखे, काफ़ी बेसिक चीज़ें थी जो आप 12th में पढ़ भी चुके थे, लेकिन उनको हमने अब अच्छे तरीके से समझ लिया, किस प्रकार जो स्थितिज ऊर्जा था उसके सारे कंसेप्ट देख लिए हमने, है ना, कि किस प्रकार विद्युत क्षेत्र में होता है, किस प्रकार गुरुत्वीय क्षेत्र में कार्य करती है, संरक्षी बल के मध्य, और उन सभी के संबंध भी हमने ज्ञात कर लिए। अगर आपको कोई डाउट रहा हो, ठीक है, कोई चीज़ समझ नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।